माननीय मुखिया जी, माननीय पंचायत समिति के सदस्यगण, माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, माननीय वार्ड सदस्यगण, आप सभी लोगों का जिला परिषद मधुबनी के आवास पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत आपकी जीत पर बधाई है। भाइयों, जिस तरह से पूर्व में भी हमारे बहुत सारे माननीय मुखिया जी के द्वारा कुछ कुछ सुझाव आए थे, मैं तो कह रहा हूं कि पंचायती राज व्यवस्था इस भारतवर्ष में आज से नहीं, जब वैशाली गणराज्य लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो वैशाली गणराज्य 7,777 जनप्रतिनिधि के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वैशाली गणराज्य पूरे विश्व में लोकतंत्र का एक दर्शन देने का काम किया और लोकतांत्रिक पद्धति एस्टैब्लिश करने में वैशाली गणराज्य की अहम भूमिका रही। पहली बार प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के काम और उसके हित की चिंता की गई और वह था वैशाली गणराज्य 7,777 प्रतिनिधियों का पहला निर्वाचन कार्य उस समय में संपन्न हुआ था। वह हमारा बिहार की धरती, गौरवशाली धरती वैशाली गणराज्य पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापना करने का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ बना। भाइयों, संवैधानिक रूप से पहले भी पंचायती राज की व्यवस्था थी। 72वां, 73वां, 74वां संशोधन नहीं हुआ था 92-93 में, तो उससे पहले भी पंचायती राज गठित था बिहार में। पूरे देश में बहुत सारे उस समय के मुखिया भी थे, उस समय में भी जिला परिषद हुआ करते थे, सरकार के द्वारा मनोनीत भी होते थे। लेकिन उस समय में, जिस समय में संवैधानिक रूप से इस तरह का अधिकार नहीं था, उस समय में भी मुखिया जी के बगैर अनुमति के उस गांव में, उस पंचायत में कोई थानेदार हिम्मत नहीं करता था। हम लोग बचपन से सुनते रहे हैं कि मुखिया जी का इतना बड़ा प्रभाव था कि उस पंचायत में अगर पत्ता भी हिलता था तो माननीय मुखिया जी की सहमति से ही होता था। लेकिन एक उम्मीद बनी थी जब 92-93 में भारत सरकार के द्वारा संविधान में आवश्यक संशोधन करके 72 में, 73 में, 74 में संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। हमारे बिहार में 2001 में उसी के अनुरूप पंचायत का चुनाव कराया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। 2001 में जो हमारा महामहिम राज्यपाल है, 11वीं अनुसूची के अनुरूप कुल 29 विभाग का कार्य और शक्ति का प्रतिनिधान आपके उत्तरदायित्व में सम्मिलित कराया और उसके अनुरूप वर्ष 2001 में हमारे बहुत सारे, उस समय में भी मुखिया रहे होंगे, प्रतिनिधि के रूप में आप निर्वाचित होकर के आए होंगे, उस समय में भी अनुभव किया होगा। जो पंचायत के जो कर्मी होते थे, वह पंचायत के कर्मी का उपस्थिति पंजी माननीय मुखिया जी के द्वारा संपादित होता था। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी शिक्षिका हो, चाहे नलकूप का ऑपरेटर हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे VLW हो, पंचायत के सभी कर्मियों की उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर होता था मुखिया जी का। जन वितरण विक्रेता के वितरण पंजी, भौतिक पंजी, स्टॉक पंजी पर उनका हस्ताक्षर होता था। उसके बाद ही उसको अगले महीने का उठाव होता था। तो उस समय में हम लोगों ने सोचा कि प्रारंभिक चरण है, पंचायती राज व्यवस्था अभी गठन हुआ है, सुसुप्ता अवस्था में है, आगे आकर के पूरा और उसको कानूनी रूप से जवाबदेही से युक्त किया जाएगा। हम आप लोगों के आशीर्वाद से वर्ष 2001 में भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, 2006 में भी रहे, 2011 में भी रहे, लेकिन 2000 में जो अधिकार हम लोगों के पास था वह निरंतर 2006 से उसमें कटौती होती गई। कटौती इस प्रकार की होती गई जो आज आप खुद देख लीजिए। जो हम आप मुखिया जी आप हैं, आपके पंचायत में जन वितरण विक्रेता कब सामान का उठाव किया, माननीय मुखिया जी को जानकारी नहीं है। माननीय मुखिया जी को यह जानकारी नहीं है कि आवास की योजना में किसका नाम है, किसको राशन कार्ड मिला है न मिला है। आप तो दिन रात जनता के बीच में सेवा में तत्पर रहते हैं। आप समझ रहे हैं जो किन के घर में राशन नहीं आया है, किन को राशन कार्ड मिलना चाहिए, किस कौन बेघर है, किसको आवास योजना मिलना चाहिए, किन को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। ये पंचायत प्रतिनिधि खासतौर पर मुखिया और वार्ड सदस्यों को निश्चित रूप से इस पर नजर रहती है और हर एक आदमी को बारीकी से जानते भी हैं। लेकिन स्थिति यह बन गई है अभी के दौर में, जो आवास योजना में किस लाभुक का नाम है या माननीय मुखिया जी को भी वह आवास सहायक सूची देता है तब जानकारी मिलती है।
ये हो क्या रहा है? सामने में समस्या आपके समक्ष उपस्थित है, आप भी चाहते हैं इस समस्याओं का निदान हो, और उस निदान के दिशा में जब आप बढ़ते हैं तो आपको इतना बड़ा नियमावली से युक्त कर दिया गया है, बांध दिया गया है कि आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा पूर्व में कहा गया था, मैं भी उससे सहमत रखता हूं, एक आंदोलन और सशक्त यूनियन की आवश्यकता है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है। हम सरकार का कोई भी अनुदान की राशि नहीं लेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम जिस पंचायत के मुखिया हैं, अपने पंचायत के रेवेन्यू से अपने पंचायत का विकास कर लेंगे, लेकिन हमारा रेवेन्यू का वसूली बिहार सरकार और भारत सरकार करती है। हमारा रेवेन्यू पर आप पंचायती राज अधिनियम को लटिए, सारा विधानमंडल के द्वारा पारित है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित है। हमें कानूनी रूप से सारा जवाबदेही, सारा उत्तरदायित्व हमारे कंधे, हमारे जवाबदेही से जोड़ दिया गया। फिर कौन होता है रेवेन्यू वसूलने वाला? या बिहार सरकार और भारत सरकार। अगर रेवेन्यू वसूलता है, हम लोगों ने 2006 में 2011 में भी लड़ा था और कहा था कि अगर आप हमको नियमावली से युक्त करोगे, गाइडलाइन से हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन देकर के बांधोगे, तो हम अपने जिला से रेवेन्यू नहीं जाने देंगे। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था और पटना में मुख्यमंत्री से मुलाकात होकर के तब मुख्यमंत्री ने कहा कि 7% अपने रेवेन्यू से आपके ग्राम पंचायत के विकास मद में देंगे। लेकिन वह 2016 तक था। अपने रेवेन्यू से राजस्व कर की जो भी संग्रह होता था, उसमें से आपके गांव के विकास के लिए, पंचायत समिति के विकास के लिए, जिला परिषद के विकास के लिए उस रेवेन्यू राशि से आपको 7% दिया जाता था। लेकिन इस कार्यकाल में जब नया नियमावली आई है तो लगता है उस रेवेन्यू की चर्चा नहीं है। यह 15वीं वित्त से जोड़ दिया गया। वह 15वीं वित्त जिसमें टैग अनटैग ये क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं, आपके समक्ष जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के निदान में वह जो निर्देश है, विभागीय निर्देश है, जो गाइडलाइन है, आप उसके आधार पर आप काम नहीं कर सकते हैं। गांव में समस्या है पेयजल की, गांव में समस्या है सड़क की, गांव में जरूरत है नाली की, गांव में जरूरत है पुस्तकालय की, गांव में जरूरत है शिक्षा की भवन की, गांव में जरूरत है स्वास्थ्य उपकेंद्र की, गांव में जरूरत है सिंचाई के प्रबंधन की। लेकिन हो क्या रहा है, आप चाह करके भी जो काम करना चाहेंगे आप नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आपको फंड तो दिया जाता है, लेकिन बांध दिया जाता है। लड़ाई लड़ने की जरूरत है भाइयों। ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए एक आग्रह करेंगे कि अभी की जो स्थिति बन गई है, बहुत ही कठिन दौर से पंचायत प्रतिनिधि गुजर रहे हैं। आप सारे लोग अपनी अपनी सामाजिक विश्वसनीयता से जीत के आए हैं। आप अपनी समाज सेवा और समर्पण की भावना से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी छवि के बदौलत जनता मालिक का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और आप मुखिया को, वार्ड सदस्य को, पंचायत समिति को, जिला परिषद बने। किसी दल और किसी नेता के सहयोग से आप जीत करके नहीं आए हैं, आप अपनी छवि के बल पर जीत करके आए हैं। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है, आप जो पहले 2001 में देखा गया, जब शुरुआती दौर था तो ग्राम सेवक दिन रात आपके दरवाजे पर बैठा रहता था, जनसेवक दिन रात आपके दरवाजे पर बैठा रहता था, मास्टर लोग भी आते थे। आज क्या हो गया है, आपको खुद ग्राम सेवक के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। ग्राम सेवक से पूछना पड़ता है कि आप कहाँ हैं सेवक जी, अमुक आदमी का यह काम लटका पड़ा है, अमुक टोले में यह काम कराना है, आप हैं कहाँ? वो आपको टार रहे हैं। लगता है कि मुखौटा बना दिया गया है, नाम का पंचायत प्रतिनिधि बना करके छोड़ दिया गया है। एक षड्यंत्र है भाइयों, एक साजिश की जा रही है। निर्वाचन करा लिया, आप निर्वाचन करके आप अपने बदौलत जीत करके यहाँ पर जब आए तो लगता है काम करने के लिए कुछ नहीं है। वास्तविकता भी है, इस देश में प्रधानमंत्री बनना आसान है, मुख्यमंत्री बनना आसान है, MP MLA बनना आसान है, लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य बनना बहुत ही कठिन है। ये मुखिया और वार्ड सदस्य बनना बहुत ही कठिन है। MLA और MP का चुनाव तो नेता के बल पर आप जीत जाते हो, लेकिन मुखिया बनने में आपको कितना ये करना पड़ता है वो आप खुद जीत करके आए समझ रहे हैं। तो ये जो मुखौटा बना दिया गया, इसकी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं जो विधानमंडल में
जो विधान परिषद होता है वह विधान परिषद में नियमावली की रक्षा होती है, नए नए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन होता क्या रहा, दलीय आधार पर 3 बार हमारे यहाँ से पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेकर के विधान परिषद में जाने का काम किया। मुकदमा अगर कोई लड़ता है, वकील रखा जाता है और जज के समक्ष वो अपने मुकील की बात रखता है, उससे न्याय की बात करता है। विधान परिषद में जब स्थानीय निकाय से प्रतिनिधि बना करके आप चुनते हैं, कोई नीतीश कुमार आकर के वोट नहीं देता है, लालू प्रसाद आकर के वोट नहीं देता है, नरेंद्र मोदी आकर के वोट नहीं देता है, राहुल गांधी आकर के वोट नहीं देता है, वोट देते हैं आप पंचायत प्रतिनिधि। आप पंचायत प्रतिनिधि देते हैं वोट, लेकिन वोट लेने के बाद वह जब विधान परिषद में जाता है तो जो जिस दल से रहता है उस दल के नेता का गुणगान करता है, अपनी सुख सुविधा में तल्लीन रहता है। पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों के हित में एक लफ्ज नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी दलीय प्रतिबद्धता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वह दल के चिन्ह से जीत करके जाता है तो दल का नेता जो निर्णय लेगा वही बोलेगा। और वही कारण है कि निरंतर आपके अधिकार में, आपके संवैधानिक अधिकार में कोई ऐसा नहीं है कि वह अधिकार कोई आपको दे दिया है, वह अधिकार आपका संवैधानिक हक है, आपका मान सम्मान हक हकूक है, उसकी रक्षा करने के लिए आपको निर्णय लेना होगा, निर्णय लेना होगा। और उसी आलोक में हम लोगों ने यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष के भावना के अनुरूप एक जो प्रयास हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का आपस में समन्वय बनाने का, वार्ड सदस्य लेकर के मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच में समन्वय स्थापित करके हम मधुबनी जिला को पंचायती राज व्यवस्था के तहत पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल देना चाहते हैं। सशक्त मधुबनी, सशक्त पंचायती राज, एक उदाहरण गांव से लेकर के हम विधान परिषद तक की लड़ाई लड़ेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष के भावना के अनुरूप आप निश्चित रूप से इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है, अंबिका गुलाब देवी जो आपको परोपकार की मूर्ति है, गुलाब जी के बारे में कहा गया, या पूरा परिवार आप जब भी मधुबनी आवे या जिला परिषद का अध्यक्ष का आवास आपका आवास है, आपको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। मधुबनी जब भी आना हो आप यहाँ पर आएंगे, आपके हर एक मान सम्मान हक हकूक की रक्षा यहाँ से होगी, अध्यक्ष जी के स्तर पर होगी। इसलिए भाइयों एवं बहनों आप आइए, दलीय आधार पर आपने देख लिया आप ठगे रह गए, इस बार गैर दलीय आधार पर आइए और देखिए गैर दलीय आधार पर जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा उसको हमेशा रहेगा कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लिया है और पंचायत प्रतिनिधियों के हित में ही आवाज बुलंद करेंगे। आप अगर वोट लेते हो, आप 24 घंटा अनवरत सेवा में तल्लीन रहते हो, आपके भीतर में अब भावना रहती है कि हम जनता मालिक का वोट लिया, अगर जनता मालिक के सेवा में आप नहीं रहेंगे तो क्या आप सोचेंगे। आप इतनी नैतिक रूप से उससे बंध जाते हैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में। लेकिन जो विधान परिषद में चुनाव जीत के गए जाता है, आपके वोट से आपके हित में आपके संवैधानिक जो हकूक है, जो हिस्सा बनता है, जो अधिकार है, उसका निरंतर हनन हो रहा है। उस पर तो बोला भी नहीं। उसको पंचायत प्रतिनिधियों के विकास के लिए साल में 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। वह 3 करोड़ रुपया हम समझिए 6 साल का कार्यकाल रहता है। पिछली बार जो विधान परिषद में जीत के गया 18 करोड़ रुपया कहाँ लगा, किसी को पता है? इससे पहले भी 18 करोड़ रुपया दूसरे कार्यकाल का जो विधान परिषद था वह भी है, उसको भी 18 करोड़ रुपया मिला, कहाँ गया? सोचने की बात है। ये लोग अपने सुख सुविधा में उस पैसे को खर्च करते रहा। आप अपने मतदाता मालिक के हित में दिन रात 24 घंटा सेवा में तत्पर रहते हैं, और जो आपका वोट लेकर के विधान परिषद में गया वो आपके हित की चिंता नहीं किया, वो अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा में रह गया। इसीलिए भाइयों आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, एक वादा भी करते हैं। जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय आते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं चाय की दुकान पर, अगर आप अंबिका गुलाब जी को अगर आप विधान परिषद में भेजेंगे तो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 25 लाख से ऊपर का पंचायत प्रतिनिधि भवन होगा। कोई भी भूले भटके पंचायत प्रतिनिधि अगर प्रखंड मुख्यालय में आएंगे तो उनको चाय
की दुकान पर नहीं जाना होगा, उसी वह भवन आपका होगा। आपको पेंशन, आपको वेतन, आपको बीमा कवर, सारा चीज की व्यवस्था हम लोग 6 महीने के भीतर में गांव से लेकर के विधान परिषद तक आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे, मधुबनी से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो संवैधानिक हक है उसको वापस लाने का काम करेंगे।